नमस्कार दोस्तों, मैं सीएस सौरभ सक्सेना और आज हम एफपीओ के बारे में बात करेंगे। हमारा वो पुराना टॉपिक जो एफपीओ से रिलेटेड आपने मेरी सीरीज़ देखी और उस सीरीज़ के अंदर जो मैंने वीडियोस डाले तो मुझे जो मेजरली बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। फ़ोन पे लोगों के फ़ोन आए कि सब हमें एफपीओ में ये परेशानी है या हमारे इस सवाल का जवाब देंगे आप। तो मैंने आज कोशिश करी कि 10 सवालों के अंदर आपको एफपीओ से लेके ए से लेके जेड तक सब बताऊं। इस ए से लेके जेड तक में जो भी मैं आपको 10 सवाल बताऊंगा, मुझे लगता है कि आप लोगों की जो भी एफपीओ से रिलेटेड क्वेरी है वो उसी के अंदर आ जाएगी और आप एक एफपीओ के कैसे बनता है, किस तरीके से काम करता है, वो आप सब कुछ इस वीडियो में जान पाएंगे। पर मैं इससे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और लेके आएं। तो दोस्तों, आज हम 10 सवालों के बारे में बात करेंगे। ये 10 सवाल आपके एफपीओ से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं, मुझे लगता है ये उसको पूरा कवर करेंगे और आप ए से लेकर जेड तक की एफपीओ किस तरीके से बनता है और क्या काम कर सकता है उसके बारे में जानकारी करेंगे। पर इससे पहले मैं उन 10 सवालों पर जाऊं, थोड़ा सा एफपीओ के बारे में इनिशियली बताऊंगा, क्योंकि जो लोग जो हमारे संग पहली बार जुड़े हैं उन्हें समझ में आए कि एफपीओ होता क्या है। देखिए, गवर्नमेंट जो भी एफपीओ के लिए स्कीम लेके आ रही है, वो स्कीम पहले के टाइम पे जो आपकी फार्मर की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती थी उनमें मिल जाती थी। दूसरा तरीका क्या था कि कंपनी के रूप में एफपीओ बनाओ और उसमें आपको स्कीम का लाभ मिल जाएगा। पर आपने धीमे धीमे देखा कि गवर्नमेंट ने ये सारी स्कीम अब सोसाइटी के रूप में ख़त्म करके इनको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में कर दिया है। यानी कि किसान संगठन जो कि कंपनी के रूप में मिलेगा, उसमें ही आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे। चाहे आप नाबार्ड वाली कोई स्कीम लेना चाहते हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर वाली लेना चाहते हैं, आप किसी भी प्रकार की स्कीम लेना चाहते हैं, वो आज के टाइम में मेजरली कंपनी वाले एफपीओ के रूप में है। तो आज की जो हमारी श्रृंखला है, जो हम इस बारे में बात करेंगे, वो बात करेंगे कंपनी वाले एफपीओ के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एफपीओ बनाने के लिए, कंपनी वाले एफपीओ बनाने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। देखिए, 10 किसान चाहिए हमें, तो 10 किसानों का पैन, 10 का आधार, 10 की फ़ोटो, 10 की बैंक स्टेटमेंट जो कि 2 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। पैन, आधार, फ़ोटो और स्टेटमेंट। फ़ोटो हो गई। इसके अलावा एक खतौनी चाहिए हमें जिसमें वो ओनर होता हुआ दिखाई दे कि वो ओनर है उस प्रॉपर्टी का। और एक चाहिए बिजली का बिल, जो कि आप जहाँ पे अपने एफपीओ का पता रखना चाहते हैं। तो क्या क्या चाहिए? पैन, आधार, फोटो, बैंक स्टेटमेंट, खतौनी, ये तो चाहिए 10 की, और एक बिजली का बिल जहाँ पे भी आप अपना दफ्तर रखना चाहते हैं। सवाल नंबर 2 कि क्या एफपीओ बनाने के लिए हमारे किसानों को कहीं जाने की ज़रूरत है या ये सारा काम ऑनलाइन हो जाता है? एफपीओ बनाने के लिए कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 100% ये काम ऑनलाइन बेस्ड होता है। किसी भी प्रकार की फिजिकल विजिट, किसी भी प्रकार के दफ्तर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100% काम ऑनलाइन हो जाता है। सवाल नंबर 3, सर एफपीओ बनाने के लिए हमारी लागत क्या आएगी? देखिए, मोटा मोटा पंजाब अगर आप हटा दें और मध्य प्रदेश हटा दें, क्योंकि वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी बहुत ज़्यादा जाती है, 90% स्टेट्स के अंदर आपकी जो लागत है एफपीओ बनाने की वो 20,000 के अंदर हो जाती है। 20,000 में सब कुछ आपका एफपीओ बन के तैयार हो जाता है। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमारा प्रोफेशनल हमसे इतने रुपए कह रहा है, 30 कह रहा है, 35 कह रहा है। मुझे लगता है 20,000 के अंदर एक एफपीओ बन जाता है। सवाल नंबर जो एफपीओ बनाने के लिए कितनी ज़मीन चाहिए, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है। सब ज़मीन कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं दे रखा हुआ है। एग्रीकल्चर वाले अगर आप एफपीओ बना रहे हैं जिसमें आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सब्सिडी लेना चाहते हैं, उसके लिए कितनी भी ज़मीन हो, थोड़ी सी हो, बहुत ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं है। आपके पास ज़मीन होनी चाहिए मोर देन सफिशिएंट। पर हाँ, नाबार्ड वाले एफपीओ के लिए जो स्कीम वो छोटे किसानों के लिए करते हैं, तो उसके लिए आपके पास ज़मीन कम होनी चाहिए नाबार्ड वाले एफपीओ के लिए। बाकी सबके लिए ज़मीन कितनी भी हो इररेलेवेंट बात है। सवाल नंबर 5, क्या एफपीओ के लिए हम अलग अलग जने होने चाहिए या एक परिवार के 10 लोग भी एफपीओ बना सकते हैं? 10 लोग, 7 लोग एफपीओ बनाने के लिए जो हमें 10 लोग चाहिए, उसके लिए वो एक परिवार के भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक परिवार के ना हो। आप एक परिवार के हों,
आपके एफपीओ बनाने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। छठा नंबर का सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, मेरे पास बहुत क्वेरीज आई हैं इससे रिलेटेड। मेरे पास जो फ़ोन है उनमें किसी ने बोला है कि साहब मेरे फादर के नाम पे ज़मीन है, या मेरी बीवी के नाम पे ज़मीन है, या मेरे बच्चों के नाम पे ज़मीन है, या बच्चों ने बोला कि मेरे पिताजी के नाम पे ज़मीन है, क्या मैं एफपीओ का सदस्य बन सकता हूँ? नहीं। पर अल्टरनेट तरीका क्या है कि अगर आप लीज एग्रीमेंट हो और वो लीज एग्रीमेंट 7 साल से ज़्यादा का पुराना हो तो आप एफपीओ के अंदर मेंबर हो सकते हैं। यानी कि ओनर नहीं है आप, पर अगर आपके पास लीज एग्रीमेंट है 7 साल से पुराना तो आप एफपीओ का सदस्य बन सकते हैं। सवाल नंबर 7, एफपीओ के लिए क्या एससी कास्ट, एसटी कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट या इस तरीके को जाति होने का जरूरी है? नहीं। देखिए, बजट गवर्नमेंट निकाल रही है। अब गवर्नमेंट के बजट में जनरल का बजट है। अगर आपका जनरल कोटा में काम हो जाता है तो फिर बजट एससी का बचता है, तो उसके अंदर एससी कास्ट वाले अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि जनरल वाले एससी में नहीं कर सकते ना अप्लाई। इसलिए एससी होना एसटी होना ज़रूरी नहीं है, उनका अलग कोटा है, जनरल कास्ट का अलग कोटा है। तो बजट या एफपीओ बनाने के लिए कोई और जाति स्पेसिफिक होना चाहिए, ऐसा किसी भी प्रकार से ज़रूरी नहीं है। सवाल नंबर 8, क्या एफपीओ के लिए हम एक से ज़्यादा स्कीम अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, पाबंदी नाबार्ड वाले एफपीओ में है। नाबार्ड वाले एफपीओ के अंदर अगर आप देखेंगे तो अगर आपने उनकी एक स्कीम ली है तो आप दूसरी स्कीम नहीं ले सकते। पर अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, पशुपालन विभाग, ऐसे किसी भी डिपार्टमेंट के लिए करते हैं तो आप एक से ज़्यादा स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप फार्म मशीनरी लेना चाहते हैं और आप ड्रोन लेना चाहते हैं, वो दोनों अलग अलग स्कीम है, पर आप एक साथ वो दोनों स्कीम ले सकते हैं। ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास बार बार आया। सवाल नंबर 9, क्या एक आदमी एक ही एफपीओ में सदस्य हो सकता है? ये बहुत सवाल आया कि साहब मैं एक एफपीओ में सदस्य था, अब मैं अपना एफपीओ बनाना चाहता हूँ, क्या मैं बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं। एक आदमी कितने भी एफपीओ में सदस्य हो सकता है और उसका खुद का भी एफपीओ हो सकता है, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आखिरी हमारा, क्या नाबार्ड एफपीओ और नॉर्मल एफपीओ में अंतर क्या है? आपने मेरे से बार बार सुना नाबार्ड वाला एफपीओ क्या होता है। नाबार्ड वाला एफपीओ बनाने के लिए आप नाबार्ड में अप्लाई करते हैं। नाबार्ड उसको अप्लाई करने के बाद सीबीपीओ को, यानी कि एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको गवर्नमेंट ठेका देती है कि भैया एक काम करो, अपने क्षेत्र में इतने एफपीओ बनाओ, तो वो आपका केस उस सीबीपीओ को दे देंगे। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है। फिर वो आप पे एफपीओ बनाएंगे और आप पे एफपीओ का सारा लेखा जोखा, देखभाल, हेल्प वही करेंगे। जो नॉर्मल एफपीओ होते हैं उनमें आपको नाबार्ड से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आप नाबार्ड की स्कीम के अलावा उसमें कोई भी स्कीम ले सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हो, चाहे वो एनएलएम हो, चाहे वो पशुपालन विभाग हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग प्लांट का हो, कोई भी काम हो आप उस नॉर्मल वाले एफपीओ में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने कोशिश करी कि आपको नाबार्ड वाले एफपीओ और इस एफपीओ में अंतर बता सकूं और एक तरीके से इन 10 सवालों के अंदर मोटा मोटा आपका एफपीओ के बारे में ए से लेकर जेड तक सारी जानकारी दी। पर अगर फिर भी अगर कुछ आपको लगता है कि आपको मुझसे जानना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल शेयर करें। यकीन मानिए हम आपके लिए इससे भी अच्छे और महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू।